हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज के सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या क्या न्यूज़ में रहा। सबसे पहले 150th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज नेशनल सॉन्ग। तो वंदे मातरम जो कि इंडिया का नेशनल सॉन्ग है उसके 150 साल पूरे हुए हैं नवंबर में। इसके बारे में कई बार कंफ्यूजन होती है कि नेशनल एंथम कौन सा है, नेशनल सॉन्ग कौन सा है। तो नेशनल एंथम इज जनगण मन एंड नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने, मतलब ऐसा माना नहीं जाता है, ये तो फैक्ट है कि इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, लेकिन ये माना जाता है कि ये उन्होंने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के मौके पर लिखा था। बिकॉज ये रिकॉर्ड पता करना बहुत मुश्किल है कि व्हेन इट वाज एक्चुअली रिटन, बट येस इट वाज रिलीज्ड द सेम मंथ। तो इसलिए हम इसको ये प्रिज्यूम करते हैं एंड बंकिम चंद्र चैटर्जी इज इंडीड द ऑथर ऑफ दिस सॉन्ग। तो इसको वंदे मातरम या बंदे मातरम भी कहते हैं, जो कि बाद में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का एक नारा बन गया था, वंदे मातरम। राइट, बंकिम चंद्र चैटर्जी जी ने इसको लिखा था। एंड सबसे पहली बार ये एक जर्नल बंग दर्शन में छपा था। बंग दर्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। बंग दर्शन में छपा था सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को, और बाद में उन्होंने इसे अपनी नॉवल आनंद मठ में भी शामिल कर लिया। हेंस इट बिकेम सॉर्ट ऑफ इमॉर्टलाइज्ड। इसको म्यूजिक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था, और ये काफी इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया था इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का। इसकी जो पहली दो वर्सेस हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है गाने में, इसलिए हम लोगों में से ज़्यादातर कोई आता नहीं है। इसकी जो पहली दो वर्सेस हैं, इन्हें 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी या CWC ने इंडिया के नेशनल सॉन्ग की तरह अडॉप्ट कर लिया था। राइट, सो इवन बिफोर वी गॉट इंडिपेंडेंस। फिर 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोक्लेम होने के वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट चुने गए थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम होगा, उसी तरह वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और जो उस वक्त कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने इसे अप्रूव किया था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है नेशनल सॉन्ग को, लेकिन जो आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए है, यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो बाद में ऐड की गई, उसके अकॉर्डिंग सिटीजंस आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। इंटरेस्टिंगली इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन दैट इंडियंस शुड नॉट रिस्पेक्ट द नेशनल सॉन्ग। इट्स जस्ट एन ओमिशन यू कैन से। राइट, तो वंदे मातरम नेशनलिज्म के दौर में इंडिया का एक वॉर क्राई की तरह था। राइट, आप देख सकते हैं वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। तो ये इसका इनिशियल स्टेंजा है। राइट, ब्रिटिश जो थे वो इस सॉन्ग से घबरा जाते थे, बिकॉज इट वाज अ सिंबल ऑफ पीपल यूनाइटिंग टुगेदर। और कई जगह पर वंदे मातरम पे बैन भी लगाया गया था इसी वजह से। 1896 में, क्योंकि 1875 में लिखा गया था, 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सेशन में पहली बार गाया था। राइट, और इसके बाद से इसके पहले दो स्टैंजा थे, वो हर एक, ऑलमोस्ट हर एक कांग्रेस सेशन में गाए जाने लग गए। उसके बाद जब आज़ाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट प्रोक्लेम की गई थी, तब भी इसे गाया गया था। और 1905 में वाराणसी सेशन में जो है वंदे मातरम को ऑल इंडिया ओकेजन्स के लिए एक तरह से अप्रूव कर दिया गया। तो उसके बाद हर सेशन में, हर नेशनल लेवल के फंक्शन में इसे गाया जाने लगा। 1905 अक्टूबर में नॉर्थ कैलकाटा में वंदे मातरम संप्रदाय बना। तो इस नाम से किस तरह से लोग जुड़े, तो इस जो ये संप्रदाय था, इसके लोगों ने प्रभात फेरियां निकालनी शुरू कर दी हर संडे को, और वो वंदे मातरम गाते रहते थे और वॉलेंट्री डोनेशंस मांगते थे, ताकि नेशनलिज्म के कॉज के लिए चंदा इकट्ठा किया जा सके। फिर वंदे मातरम एक इंग्लिश डेली भी शुरू किया गया 1906 में, अंडर बिपिन चंद्र पाल, विद औरबिंदो, श्री औरबिंदो लेटर ज्वाइनिंग एज एडिटर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेली न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, जो कि बिपिन चंद्र और श्री औरबिंदो ने शुरू किया था।
राइट। उसका एक स्पिरिचुअल एंगल भी है, जैसे श्री अरबिंदो कहते थे कि वंदे मातरम एक स्पिरिचुअल फोर्स और अवेकनिंग की पावर कैरी करता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के वक्त में वंदे मातरम ने लोगों को जोड़े रखा। राइट। नियरली 40,000 पीपल गैदर्ड एट कैलकाटा टाउन हॉल एंड सैंग वंदे मातरम इन प्रोटेस्ट। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां वंदे मातरम ने देश को एक शक्ति दी टुवर्ड्स फ्रीडम। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। और आज उसके 150 साल कंप्लीट हुए हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल एंड वी शुड ट्राई टू चेरिश। ये इतनी सारी हिस्ट्री हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें पेपर में पूछी जानी है, इसलिए भी पढ़ते हैं हम, सो दैट वी कैन अप्रिशिएट द प्रेजेंट बेटर। अगर आज हम देखें कि किन सर्कमस्टांसेस में वो लिखा गया था, किन सर्कमस्टांसेस में उसे रिकॉग्निशन मिली, तो हम उसे आज पूरी तरह अप्रिशिएट कर पाएंगे दैट दोज वर रियली द हार्ड टाइम्स व्हेन वी रेजिस्टेड द ब्रिटिश रूल। राइट। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है इससे रिलेटेड। 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने ट्राई कलर फ्लैग पहली बार इंडिया से बाहर स्टटगर्ट बर्लिन में फहराया था और उसके ऊपर लिखा था वंदे मातरम, समथिंग लाइक यू कैन सी इन दिस इमेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके लैंडमार्क्स हैं। अगस्त 1909 में मदन लाल ढींगरा जी को जब इंग्लैंड में फांसी दी गई थी तो उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में भारतीय जो देशभक्त थे पेरिस में, उन्होंने एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था वंदे मातरम, जिनेवा से पब्लिश होती थी। और अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, इन्हें केप टाउन साउथ अफ्रीका में वेलकम किया गया विद अ ग्रैंड प्रोसेशन विच वाज चैंटिंग वंदे मातरम। सो ऑल दीज आर अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट वंदे मातरम। बाकी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकंड जो इशू इस बार न्यूज़ में है वो है G20 की रिपोर्ट, जिसमें वेल्थ इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई है। दिस इज नॉट समथिंग न्यू। वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ सच न्यूज़ जिसमें बताया गया है कि दुनिया के टॉप 1% लोग इतने परसेंट वेल्थ ओन करते हैं। सो दैट शोज हाउ मच ऑफ एन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इज देयर इन द वर्ल्ड। तो G20 की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि फ्रॉम द ईयर 2000 बेसिकली अब होगा क्या कि आने वाले 6 महीने 1 साल में वी विल सी अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स जिसमें 21st सेंचुरी के पहले 25 सालों का एनालिसिस किया गया होगा। एंड राइटली सो, बिकॉज इट्स अ राउंड फिगर ऑफ सॉर्ट्स। जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था बिकॉज आई एम अ मूवी एंथुजियास्ट, तो उसमें था द लास्ट 25 years ऑफ इंडियन सिनेमा एंड हाउ Indian cinema has changed, how Bollywood has changed, how regional cinema has changed over the last 25 years. So it's a good reference point to analyze something. तो अब हम 2026 में जब जाएंगे या जा रहे हैं तो एक तरह से अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी इज बिहाइंड अस। सो दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकॉज इट्स अ लॉन्ग इनफ टाइम टू एनालाइज ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी में 25 साल में क्या चेंजेस हुए, तो उसमें सबसे बढ़िया एक एनालिसिस का पॉइंट ये होता है कि 2000 में क्या सिनेरियो था और 2025 में क्या सिनेरियो है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चेंज। जैसे 2025 में टेक में हम बात कर रहे हैं बहुत हाई एंड स्मार्टफोन्स की, वियरेबल डिवाइसेस जैसे वो ग्लासेस आ गए हैं, मेटा ग्लासेस आ गए हैं, या एआई की बात कर रहे हैं, माइंड अपलोडिंग की बात कर रहे हैं, ऐसी ऐसी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, डीएनए एडिटिंग, ऐसी ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं। वर वी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन 2000? नो। द ईयर 2000, उस साल हम आईटी एक्ट पास कर रहे थे इंडिया में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उस वक्त किसी के पास फोन नहीं होता था। लाइक लेस देन 1% ऑफ इंडियंस हैड मोबाइल फोन्स। आज की डेट में इंडिया में मोबाइल पेनिट्रेशन 100 करोड़ प्लस है। राइट। सो दैट्स अ बिग डील। कितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, कितने लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, टेक्नोलॉजी में हम अब क्या डिस्कस कर रहे हैं। सो 25 years इज अ लॉन्ग इनफ स्पैन टू डिस्कस एनी ट्रेंड। तो वेल्थ की अगर हम बात करें तो G20 रिपोर्ट भी वैसा ही 25 साल का एक एनालिसिस दे रही है कि इंडियाज टॉप 1%, यानी कि रिचेस्ट, ग्रू इट्स वेल्थ बाय 62% सिंस 2000। ये एवरेज है कि अगर किसी के पास सन 2000 में 100 रुपए थे तो वो अब 162 हो चुके हैं। ये एवरेज है एंड दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड। तो मतलब अच्छी वेल्थ ग्रो की है टॉप 1% ने, यानी कि अमीर लोग और अमीर हुए हैं। तो साउथ अफ्रीकन G20 प्रेसिडेंसी है इस वक्त, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया है दैट वर्ल्ड्स रिचेस्ट 1% accumulated 41% ऑफ ग्लोबल वेल्थ बिटवीन ऑल दीज ईयर्स।
राइट, दैट शोज इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी। ग्लोबल इनकम इनइक्वालिटी की बात करें तो 83% ऐसी कंट्रीज जो हाई इनकम इनइक्वालिटी में आती हैं, जिनका गिनी कोफिशिएंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 है, एंड दीज कंट्रीज अकाउंट फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इनकम इनइक्वालिटी और वेल्थ इनइक्वालिटी काफी ज्यादा है दुनिया में, राइट। ग्लोबल गैप्स थोड़े से नैरो डाउन हुए हैं कुछ जगहों पर, यानी कि कहीं ना कहीं हम किसी किसी कंट्री में वी हैव बीन सक्सेसफुल इन यू नो उसको क्या कहते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। जब आप किसी चीज का बेनिफिट निचले सेक्शंस तक पहुंचा सकें, वो करने में हम कामयाब हुए हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ इन चाइना एंड इंडिया, जितनी भी ग्रोथ इंडिया और चाइना में हुई है, और ये दोनों कंट्रीज क्यों, क्योंकि इन दोनों की पॉपुलेशन अगर आप मिला दो तो पूरी दुनिया की ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन बन जाती है, राइट। 150 करोड़ लोग हमारे, 150 करोड़ चाइना के, रफली 300 करोड़ लोग तो ये दो कंट्रीज में ही हैं। और इन दोनों में अगर अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट। इंडिया में हमने 2023 में वो रिपोर्ट देखी, जिसमें देखा हमने कि ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोगों को हम बीपीएल से बाहर निकाल पाए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन से निकाल पाए हैं। सो दैट इज अ बिग सक्सेस स्टोरी इन इटसेल्फ। दैट्स रफली लाइक 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम 800 करोड़ दुनिया की आबादी माने। लेकिन फिर भी कई जगहों पर डिस्पैरिटीज परसिस्ट करती हैं, स्पेशली रिच रीजन्स और सब सहारन अफ्रीका के बीच में, राइट। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ गैप। तो 2000 से लेकर 2024 के बीच में ग्लोबल वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ी है। रिचेस्ट वन कैप्चर्ड 41% ऑफ न्यू वेल्थ, while the bottom 50% received just 1%. Now this is a very important fact. टॉप 1% लोगों की वेल्थ 41% बढ़ गई, लेकिन बॉटम 50% की वेल्थ सिर्फ 1% से बढ़ी है ओवरऑल। सो दैट इज अलार्मिंग। इन इंडिया, ये तो थी ग्लोबल बात, इंडिया में रिचेस्ट 1% का शेयर जो है वो 62% बढ़ा है। ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो हर चार में से एक इंसान जो है, दे फेस मॉडरेट और सिवियर फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि पूरी दुनिया के रफली 2.5 बिलियन लोग जो है वो थोड़ी बहुत फूड इनसिक्योरिटी फील करते हैं। दे हैव टू स्किप मील्स इन बिटवीन। गिनी इंडेक्स की बात करें, जो इनइक्वालिटी का इंडेक्स है, इसे 1912 में इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी ने शुरू किया था। तो ये बेसिकली लॉरेंस कर्व से डिराइव्ड है, जिस कर्व में 0 से 1 तक इनइक्वालिटी दिखाई जाती है। 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटी। तो इसमें आप जितना 0 की पास लाई करते हैं उतने ही आप अच्छे हैं बेसिकली। तो इंडिया में अगर हम गिनी इंडेक्स देखें तो इंडिया का गिनी कोफिशिएंट 28.8 से 25.5 पे पहुंच गया। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स 0 एंड वी आर लेस अनइक्वल देन कंट्रीज लाइक चाइना, जो कि हमसे ज्यादा इनइक्वालिटी है, और यूएस, जिसमें हमसे काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है। सो दोज कंट्रीज हैव नो डाउट द हाईएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। यूएस नंबर 1, चाइना नंबर 2, लेकिन उनमें फिर इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर जीडीपी के मामले में हम थर्ड या फोर्थ नंबर पे आते हैं अभी, बट हमारे यहाँ इनइक्वालिटी कम है एज कंपेयर टू चाइना एंड यूएसए। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे ग्लोबल इनइक्वालिटी होती है? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब ये थोड़ी सी सब्जेक्टिव चीजें हैं, बट हाँ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से मार्केट फोर्सेस अपने अकॉर्डिंग एक्ट करती हैं। डिमांड एंड सप्लाई प्लेज द रोल, और उसके अकॉर्डिंग चीजें मूव करती हैं, तो उससे कई बार वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है। इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि वर्कर्स का वेलफेयर कहीं पे होता है, कहीं नहीं होता है, कई जगह पे सप्रेशन है, कई जगह मोनोपलीज बन जाती हैं, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हो जाता है। तो गवर्नमेंट जितना इसमें रोल प्ले करेंगी उतनी इनइक्वालिटी कम होती है। इंटरनेशनल टैक्स रूल्स ऐसे हैं कई जगह, जैसे एमएनसीज हैं, अगर वो पूरी दुनिया में काम करती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, तो वो अपने सारे प्रॉफिट्स कॉन्सेंट्रेट करके उनको अपने हेडक्वार्टर कंट्री में ले जाती हैं, उससे इनइक्वालिटी होती है। दे डोंट दे डोंट ट्रिकल डाउन द बेनिफिट्स ऑन टू देयर एम्प्लॉइज। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, कई जगह पे टैक्सेशन पॉलिसी सही नहीं है, कई जगह पे अनइक्वल लैंड ओनरशिप है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। तो सोसाइटल फैक्टर्स काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं कि इनइक्वालिटी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे नहीं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, बहुत सारी चीजें हैं। इसके इम्प्लीकेशन क्या है? पॉवर्टी एक सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल बन जाता है। सो समवन इज पुअर, दे कैन नॉट अफोर्ड गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, देन दे कैन नॉट ग्रो द केपेबिलिटी एंड स्किल्स टू अर्न मनी, एंड देन दे रिमेन पुअर। The rich, on the other hand, can afford good education, can afford good health care, get skilled at something, earn more money. तो वो एक ग्लोरियस साइकिल है। पॉवर्टी एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो इसमें अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करे, प्रोवाइड्स गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर, गुड स्किलिंग, तो लोग जो है वो पॉवर्टी से बाहर निकल पाते हैं। और यहाँ पे इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेंशन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कॉन्सेप्ट, जिसे इंडिया अब काफ़ी सीरियसली ले रहा है। तो इंडिया में जो हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी काउंट करते हैं, उसमें हम कुकिंग फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है, टॉयलेट का एक्सेस है या नहीं, स्कूल अटेंडेंस है या नहीं, स्कूल एनरोलमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटी है या नहीं, देन इनकम लेवल्स कितने हैं, बहुत ब्रॉड क्राइटेरिया है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आई है। जनधन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर इनटू द अकाउंट्स, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर एलपीजी सिलेंडर्स, देन यू हैव आयुष्मान भारत फॉर हेल्थ केयर। आयुष्मान भारत में ही हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूडेड है। देन यू हैव स्वच्छ भारत अभियान जिसमें सैनिटेशन है। देन हर घर नल से जल जिसमें टैप वाटर कनेक्शंस हैं। तो ये सब चीज़ों का स्केल बढ़ जाने की वजह से 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले, 11 करोड़ टॉयलेट्स बनवाए, 7 करोड़ नल लगवाए। सो दीज थिंग्स एंड देयर स्केलिंग अप हैज रिजल्टेड इन bringing 25 crore people out of poverty in India over the last 10-12 years. तो बहुत ही अच्छे लेवल पे ये पॉलिसीज बनी हैं और इम्प्लीमेंट हुई हैं, जिसकी वजह से हम ये कर पाए हैं। देन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है इसकी वजह से, हेल्थ क्राइसिस हो जाते हैं, डेमोक्रेसी इरोड होने लग जाती है। वाई डेमोक्रेसी इरोजन? बिकॉज वो कहते हैं ना कि पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो जब लोगों को अपनी रोजी रोटी से ही टाइम नहीं मिलेगा, हाउ विल दे बी एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड टू वॉइस देयर ओन कंसर्न्स? तो उससे डेमोक्रेसी भी इरोड होती है, और ये एक इंटरकनेक्टेड विशियस साइकिल है। तो thankfully government of India has done various such measures and various state governments as well, जिसकी वजह से हम इस चीज़ से काफ़ी अच्छे से डील कर पा रहे हैं। तो अगर यूएसए का गिनी कोएफिशिएंट 41 पे है और हमारा 25 पे है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द वे इंडिया इज ट्राइंग टू रीडिस्ट्रीब्यूट द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज जीडीपी इंस्टेड ऑफ हाउ यूएस इज डूइंग इट और हाउ यूएस हैज डन इट। G20 रिपोर्ट में क्या क्या मेजर्स दिए गए हैं इनइक्वालिटी से डील करने के लिए? ये पैनल कहता है कि इंटरनेशनल पैनल और इनइक्वालिटी बनना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड रिकमेंडेशन कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना दिया जाए जो इनइक्वालिटी के ऊपर ही डील करे। सो ऑन द लाइंस ऑफ आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसकी हर साल एक मीटिंग होती है, उसमें टारगेट सेट होते हैं, हर कंट्री उन टारगेट्स को एक्सेप्ट करती है, फिर बताती है कि हम इसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। सब प्रॉपर मैकेनिज्म, और हर साल में एक मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को हम इतना बड़ा मुद्दा मानते हैं कि हर साल हमें उस पर इतना एफर्ट कर रहे हैं। अगर इतनी ही इंपॉर्टेंस हम इनइक्वालिटी को देने लग जाएंगे, देन देयर हैज टू बी अ सेपरेट इंस्टीट्यूशन नेम्ड इंटरनेशनल पैनल ऑन इनइक्वालिटी। फिर वो भी एक स्टैंडर्ड सेट करेगी। जैसे लेट अस से इंडियाज एग्जांपल्स कैन बी टेकन अप, कई चीज़ें इंडिया में नहीं भी अच्छी हो रही हैं, वो हम दूसरी कंट्री से उसकी केस स्टडी कर सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया डिसाइड हो। जैसे हमारे नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं आईपीसीसी में, वैसे ही आईपीआई में कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइड हो, फिर सभी कंट्रीज उन्हें अडॉप्ट करें और फिर उनके लिए काम करें कि पूरी दुनिया में हेल्थ केयर अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, पीपल विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी। टैक्सेशन प्रोग्रेसिव हर कंट्री में हो, कि जैसे जैसे इनकम बढ़े टैक्सेशन का रेट भी बढ़ता रहे। ऐसा नहीं कि कोई 1 लाख कमा रहा है तो भी वो 10% टैक्स देगा, और कोई 100 करोड़ कमा रहा है तो वो भी 10% टैक्स देगा। दिस इज रॉन्ग। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो प्रोग्रेसिवली टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए, जैसे इंडिया में होता है 10%, 20%, 30%। टैक्स ब्रैकेट कीप्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज आर इनएविटेबल। रिफॉर्मिंग ग्लोबल ट्रेड एंड आईपी रूल्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कई कंट्रीज ऐसे रूल्स बना चुकी हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी मार्केट को बहुत क्लोज कर दिया है। यूरोप इज वन एग्जांपल। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाम पे वो कहीं से कोई चीज़ आने नहीं देते हैं।
विच इज टू सर्टेन एक्सटेंट फाइन, बट उसकी वजह से इनइक्वालिटी बहुत होती है. रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स. वी नीड अ लॉट ऑफ फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो कि ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट करें जिससे कि इनइक्वालिटी दूर हो. अ केस इन पॉइंट हेयर इज सॉफ्ट बैंक ऑफ जापान, जो कि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसका. और दूसरा एक है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि एग्जैक्टली दे हिट इट वेयर इट वर्क्स द मोस्ट, हर्ट्स द मोस्ट नहीं, वेयर इट वर्क्स मोस्ट ब्यूटिफुली. जैसे कि वो लोग वैक्सीनेशन में बहुत काम कर रहे हैं. अब अगर कोई किसी ऐसी प्रिवेंटेबल बीमारी से ग्रस्त हो गया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा पूरी जिंदगी में. पोलियो इज वन पॉइंट, अनीमिया इज अनदर, देयर आर सो मेनी डिजीजेस. तो अगर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने अफ्रीका में और सदर्न एशिया में इस तरह की वैक्सीन्स करोड़ों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई हैं, तो सोचिए कि उन्होंने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है. दीज थिंग्स शुड बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रादर देन एन एनजीओ डूइंग इट. इट शुड बी एन इंस्टीट्यूशन जहां पे ग्लोबल फंडिंग जाए, मच लाइक हाउ आईपीसीसी इज ऑपरेटिंग. तो एक काफी अच्छी रिकमेंडेशन है कि एक आईपीआई होना चाहिए. एंड देन एक्सपैंड द कैपेसिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, फंडिंग दीजिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीजें ठीक हो पाए. तो काफी अच्छी रिकमेंडेशन है. देन एक थर्ड इशू है हमारा, साहित्य अकेडमी के बाल साहित्य पुरस्कार दिए गए हैं. सो बाल साहित्य पुरस्कार इज लिटरेरी अवार्ड्स टू द चिल्ड्रन. और 14 नवंबर के दिन, विच इज द चिल्ड्रंस डे, बिकॉज इट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो बच्चों को दे रही है इस मौके पर. डाइवर्स लैंग्वेजेस और कल्चर्स में इसमें बच्चे चुने जाते हैं. 2010 में ये अवार्ड बनाया गया था टू ऑनर एक्सीलेंस इन चिल्ड्रंस लिटरेचर. और इसमें 24 इंडियन लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें नीडलेस टू से 22 की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस तो इसमें आती ही हैं. इसका ऑथर एक इंडियन होना चाहिए. बुक जो है वो ओरिजिनल वर्क होना चाहिए. और 9 से 16 साल तक के बच्चों के लिए होना चाहिए. 9 से 16 साल तक के बच्चे इसमें एलिजिबल हैं. और वो पिछले 5 साल के अंदर अंदर पब्लिश हुई होनी चाहिए. साहित्य अकेडमी एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1954 में बनी थी, 1956 में रजिस्टर हुई थी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट. और ये इंडियन लिटरेचर को प्रमोट करती है और भी बहुत सारे ये अवार्ड्स देती है. देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू विच यू हैव टू फाइंड ऑन योर ओन. ये जो ट्रॉफी आप यहाँ पे देख रहे हैं साहित्य अवार्ड की, ये एक तरह से एक ज्योत है जो जल रही है. सो यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो ट्रॉफी है ये किसने डिजाइन की है. यू वुड बी सरप्राइज टू सी द नेम ऑफ दैट पर्सन who has designed the trophy of Sahitya Academy Awards. So this is like showing कि जो साहित्य है वो एक ज्योत जला देता है अंदर. It's like enlightening. तो ये who is the designer of this trophy? You have to find out, right? So that is all for this week. Thank you so much and take care.